चलिए शुरू करते हैं इनकी पड़ताल। तो सबसे पहले 1909 का एक्ट मोरेले मिंटो सुधार, इसमें क्या खास था? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये थी कि जो विधान परिषदें थी सेंटर और प्रांतों में, उनका साइज बढ़ाया गया, मतलब ज्यादा सदस्य। हाँ, ज्यादा सदस्य, और एक बहुत बड़ी और शायद आगे चलकर विवादास्पद भी चीज हुई। बिल्कुल, वो थी मुसलमानों के लिए अलग चुनावी व्यवस्था की शुरुआत, सेपरेट इलेक्टोरेट। सही। और एक और अहम बात थी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होना, पहले भारतीय। हाँ, ये प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण था, लेकिन ये भी याद रखना होगा कि जहां प्रांतों की परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत हो गया, अच्छा, वहीं केंद्र में अब भी सरकारी सदस्यों का ही दबदबा था। उन्हें बजट पर बहस करने, सवाल पूछने का अधिकार तो मिला, पर वो काफी सीमित था। मतलब शुरुआत तो हुई पर बहुत धीरे धीरे। हाँ, कदम छोटे थे। और अलग निर्वाचन की बात ने, जैसा दस्तावेज बताते हैं, आगे विभाजन की राजनीति की नींव रखने में भूमिका निभाई, ऐसा कुछ मानते हैं। ठीक है, तो ये था 1909। फिर लगभग 10 साल बाद 1919 में आया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें क्या नया था? इसमें सबसे बड़ा और चर्चित बदलाव था प्रांतों में द्वैध शासन, यानी डायरकी की शुरुआत। द्वैध शासन, ये क्या था? मतलब प्रांतीय सरकार के विषयों को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक थे हस्तांतरित यानी ट्रांसफर्ड विषय, अच्छा, जो भारतीय मंत्रियों को दिए गए, जो विधायिका के प्रति जवाबदेह थे। और दूसरे थे आरक्षित यानी रिजर्व्ड विषय। जैसे कौन से विषय थे ये? जैसे वित्त, पुलिस, न्याय, मतलब जो ज्यादा अहम समझे जाते थे। हाँ, और ये गवर्नर और उसकी काउंसिल के पास रहे, जो विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं थे। ओहो, तो मतलब असली ताकत तो गवर्नर के पास ही रही। हाँ बिल्कुल, पेंच यही था। मंत्री काम करना चाहें, पैसा चाहिए, लेकिन वित्त विभाग गवर्नर के कंट्रोल में, तो हाथ बंधे हुए थे। तो ये तो बड़ी अजीब व्यवस्था थी। हाँ, जटिल थी। हालांकि इसे प्रांतीय स्तर पर थोड़ी जिम्मेदार सरकार की दिशा में पहला कदम माना गया, और इसी एक्ट से पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन यानी सीधे चुनाव भी शुरू हुए। सीधे चुनाव, लेकिन वोट कौन दे सकता था? वोट का अधिकार बहुत सीमित था, जायदाद, टैक्स या शिक्षा के आधार पर। महिलाओं को भी बहुत सीमित अधिकार मिला। और वो अलग निर्वाचन वाली बात? हाँ, वो जारी रही, बल्कि उसका दायरा और बढ़ाया गया। सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को भी इसमें शामिल कर लिया गया। केंद्र में भी 2 सदन वाली विधायिका बनी। तो 1919 ने प्रांतों में थोड़ी जिम्मेदारी दी, पर केंद्र वैसा ही रहा। अब आते हैं 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर। ये तो काफी बड़ा दस्तावेज था। हाँ, बहुत विस्तृत। इसमें सबसे बड़ा कदम था प्रांतों में द्वैध शासन खत्म करके प्रांतीय स्वायत्तता देना। प्रांतीय स्वायत्तता मतलब अब प्रांतीय सरकारें पूरी तरह चुने हुए मंत्रियों से चलेंगी, जो विधायिका के प्रति पूरी तरह जवाबदेह होंगे। सारे विषय उनके अधिकार में आ गए। ये तो वाकई बड़ा बदलाव था। हाँ, ये एक अहम पड़ाव था। एक अखिल भारतीय संघ का भी प्रस्ताव था, ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों को मिलाकर, पर वो बन नहीं पाया क्योंकि रियासतें राजी नहीं हुई। अच्छा, वो संघ नहीं बन पाया। और क्या था इसमें? विषयों को 3 लिस्ट में बांटा गया, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट, संघीय, प्रांतीय और संवर्ती। ये ढांचा आज भी हमारे संविधान में मौजूद है। हाँ, ये तो है। हालांकि केंद्र में द्वैध शासन लाने का प्रस्ताव था, पर वो भी लागू ही हुआ। और जो अवशिष्ट शक्तियां थीं, मतलब जो किसी लिस्ट में नहीं थी, वो वायसराय के पास ही रहीं। और अलग निर्वाचन? उसका दायरा और बढ़ा। दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों के लिए भी अलग या आरक्षित सीटें रखी गईं। और इसी से बर्मा अलग हुआ और आरबीआई और फेडरल कोर्ट भी बने। जी हाँ, बिल्कुल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल कोर्ट की स्थापना भी इसी एक्ट के तहत हुई और बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो 1935 ने प्रांतीय स्तर पर काफी अधिकार दिए। और फिर हम पहुंचते हैं अंतिम पड़ाव पर, 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। हाँ, जो माउंटबेटन योजना पर आधारित था। इसने सीधे सीधे 15 अगस्त 1947 से भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। और भारत और पाकिस्तान 2 नए डोमिनियन बने। बिल्कुल, वायसराय का पद समाप्त हो गया। दोनों देशों के लिए अलग गवर्नर जनरल का प्रावधान हुआ। रियासतों पर से ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता भी खत्म हो गई। पूरी सत्ता हस्तांतरित हो गई। हाँ, सारी विधायी शक्तियां दोनों देशों की संविधान सभाओं को सौंप दी गईं। उन्हें अपना संविधान बनाने और ब्रिटिश संसद के किसी भी कानून को निरस्त करने का पूरा अधिकार मिल गया। ब्रिटिश राज का अंत। आजादी। लेकिन
लेकिन जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, इसके साथ ही विभाजन की त्रासदी भी जुड़ी थी। सत्ता का हस्तांतरण तो हुआ, पर बहुत बड़ी मानवीय कीमत पर। तो हमने ये पूरा सफर देखा, 1909 की सीमित शुरुआत से फिर 1919 और 1935 के जरिए थोड़ी थोड़ी और अक्सर उलझी हुई जिम्मेदारी की तरफ बढ़ते हुए, और आखिर में 1947 में पूर्ण स्वतंत्रता, मगर विभाजन के